नमस्कार मित्रों, मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है। मैं लंदन से आप सबसे मुखातिब हूँ। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा ख़ास दिन है क्योंकि आज हम एक बार फिर भारत में लिखे जा रहे कथा साहित्य को रेखांकित करने के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान की एक बार फिर शुरुआत कर रहे हैं। और इस शुरुआत में हमारा साथ दे रहे हैं हंस पत्रिका, रचना यादव, संजय सहाय। हंस पत्रिका के साथ हमारा बहुत लंबा और गहरा रिश्ता रहा है। राजेंद्र यादव जी के ज़माने से जब बहुत वर्ष पहले हमने ये सम्मान शुरू किया था, तो वो इस सम्मान के मुख्य अतिथि बनने के लिए मुंबई भी आए थे और हमारे साथ बहुत सी बातें साझा की थी। मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मिलता रहा। दरअसल इंदु जी को गए 25 साल हो गए हैं। ये उनकी जाने का 25वां बरस है। 1995 10 अप्रैल को वो हमें छोड़कर गई थी और उसी साल डॉक्टर धर्मवीर भारती के आशीर्वाद से हमने इंदु शर्मा कथा सम्मान की स्थापना की थी। हमारे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मवीर भारती थे। उसके बाद कमलेश्वर जी, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन जोशी जी और गोविंद मिश्र, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, कन्हैयालाल नंदन, ये सब लोग हमारे प्रोग्राम्स में भारत में शामिल होते रहे। पहले ये सम्मान 40 वर्ष से कम आयु के कथाकारों को दिया जाता था। पहला सम्मान गीतांजलि श्री, फिर धीरेन्द्र अस्थाना और फिर अखिलेश, देवेंद्र और उसके बाद मनोज रूपड़ा को ये सम्मान मुंबई में दिया गया। वर्ष 2000 से इस सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय किया गया क्योंकि मुझे अपने घर के हालात देखते हुए लंदन में बसना पड़ा। तो वर्ष 2000 में ये सम्मान सबसे पहले चित्रा मुद्गल जी को दिया गया। चित्रा जी इन दिनों थोड़ी बीमार हैं, कोरोना से पीड़ित अस्पताल में। वो काफी बेहतर है, ऐसा समाचार मिला है। उसके बाद ये सम्मान दिया गया संजीव को, जंगल जहां शुरू होता है। ज्ञान चतुर्वेदी, SR हरनोट, विभूति नारायण राय, प्रमोद कुमार तिवारी, असगर वजाहत, महुआ माझी, नासिरा शर्मा, भगवान दास मोरवाल, ऋषिकेश सुलभ, विकास कुमार झा, प्रदीप सौरभ, पंकज सुबीर और अंतिम सम्मान 2014 में सुंदर चंद ठाकुर को उनके उपन्यास पत्थर पर दूध के लिए दिया गया। फिर कुछ हालात ऐसे बने कि इस सम्मान में कुछ व्यवधान पड़े और हमें सम्मान को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। इस सम्मान को नेहरू सेंटर से हाउस ऑफ लॉर्ड्स ले जाने का श्रेय हम देंगे लॉर्ड किंग को, लॉर्ड तरसेम किंग, जिन्होंने हमें पहली बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस सम्मान को आयोजित करने का मौका दिया। और उसके बाद टोनी मैकनल्टी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे जो MP थे हैरो के, उन्होंने कहा योर अवार्ड शुड बी क्लोजर टू द रियल सीट ऑफ पावर। तो हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड से हाउस ऑफ कॉमन्स पहुंचे और हाउस ऑफ कॉमन्स पहुंचने के बाद वीरेन जी ने इस पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठा लिया और हर साल हमारे साथ खड़े होकर इंदु शर्मा कथा सम्मान का आयोजन हाउस ऑफ कॉमन्स में होता रहा। अब हमने सम्मान को दोबारा शुरू किया तो उसमें जखिया जी और अजीत राय दोनों का मैं बहुत महत्वपूर्ण हाथ मानता हूँ कि इन दोनों ने मुझे बहुत समझाया कि ये दोबारा शुरू होना चाहिए। हमारी मित्र हैं मीरा कौशिक, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर तुम्हें ये सम्मान करना है तो तुम हंस पत्रिका से अवश्य बात करो। तो उन्होंने ये आइडिया मेरे दिमाग में डाला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मित्र लोग इस तरह की सकारात्मक बातें हमें सुझाते रहते हैं। तो जाहिर है रचना से बात हुई और रचना और संजय सहाय ने बहुत गर्मजोशी से इस बात का स्वागत किया। तो मुझे लगता है कि ये आज एक बहुत अहम मौका है कि कथा साहित्य की सबसे बड़ी पत्रिका हंस और कथा सम्मान से जुड़ी हुई संस्था कथा UK मिलकर एक साझा मंच ऐसा इकट्ठा हुआ है जहां पे हम इस सम्मान का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे 5 जो सम्मानित साहित्यकार हैं, कथाकार हैं। पहला हमने 2015 के लिए अलका सरावगी के उपन्यास तेजपाल मेंशन को चुना है।
जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद अगला सम्मान विवेक मिश्र, डोमिनिक के वापसी, और फिर ज्ञान प्रसाद विवेक, डरी हुई लड़की। उसके बाद सुधाकर अदीब, कथा विराट, और आखिरी सम्मान जो दिसंबर के पहले हफ्ते में होगा, वो मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास मल्लिका के लिए दिया जाएगा। इस सम्मान के आयोजन में हमारी मित्र नॉटिंघम से जय वर्मा जी हमेशा हमारा साथ देती हैं। मैं आज कैलाश बुधवार जी को जरूर याद करूंगा। वो हमारे कथा यूके के अध्यक्ष थे। इसी साल उनका निधन हो गया था, कोरोना काल में ही। उनके जाने के बाद ये पहला कथा सम्मान है, तो मैं उनको नमन करते हुए आज अजीत राय गायब हो गए क्या? अजीत राय पता नहीं। तो मैं बुलाना चाहूंगा रचना जी को। रचना जी अपना हंस पत्रिका की ओर से आज अलका सरावगी, सूर्य बालाजी, वीरेंद्र मिश्र, इन सब का स्वागत करते हुए हमारे जितने सुनने वाले जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव से, उन सबको भी इस प्रोग्राम में साथ जोड़ने की दावत दें। रचना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों। मेरे ख्याल से कुछ माइक ऑन है जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। वो अतुल बार बार कह रहा है कि जो लोग बाकी माइक्स ऑफ हो जाएं तो थोड़ा सा म्यूट हो जाएं। खैर, कथा यूके के इस अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान में मैं हंस की ओर से आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अलका जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनको आज ये सम्मान मिल रहा है। बाकी सारे वरिष्ठ मेहमान, जकिया जी, वीरेंद्र जी, सूर्यबाला जी, अजीत जी, अर्पण जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तेजेंद्र जी तो हमारे होस्ट हैं ही। तेजेंद्र जी को मैं शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हंस के मंच को चुना इस सम्मान को देने के लिए। जब तेजिंदर जी हमारे पास ये प्रस्ताव लेके आए थे, अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि ये मीरा जी का सजेशन था, ये मुझे आज अभी पता चला, तो मीरा जी को तो भी शुक्रिया। पर जब तेजिंदर जी ये प्रस्ताव लेकर आए थे हमारे पास, तो हम जाहिर सी बात है बहुत उत्साहित जरूर थे, पर सच बताऊं तो थोड़ी देर मैंने संजय जी को कहा कि एक बार सोच लेते हैं। और क्यों मेरे मन में ये एक बार सोच लेते हैं वाली एक भावना आई, क्योंकि जैसा मैं एक दो मंच में और कहीं से बोल चुकी हूँ कि मैं साहित्यिक दुनिया में बहुत नई हूँ, तो मुझे इतना इस समय क्या होता रहता है क्या नहीं होता है उसकी इतनी गहरी जानकारी नहीं है। बस ये जानकारी है कि राजनीति बहुत होती है इसमें, तो मुझे लगा कि और कई सम्मानों के साथ कुछ ना कुछ राजनीति जुड़ी रहती है जिसमें मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। तो बहुत ही ईमानदारी की बात यह है कि यही मेरे दिमाग में एक हिचक थी कि अच्छा ये सम्मान कैसा होगा, क्या निष्पक्ष रूप से दिया जाएगा, हंस कथा सम्मान का एक हंस का अपना सम्मान है, क्या लोग उसको लेके कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो ये है क्या है, कुछ भ्रमित रह जाएंगे। तो ये सब सोच के मैं थोड़ा सा हिचक रही थी। पर जब फिर संजय जी ने मेरे साथ सारे नाम साझा किए कि किन किन को मिल रहा है, किस तरह किया जा रहा है, तेजिंदर जी ने पूरा योजना समझाई, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सचमुच एक बहुत जेन्युइन और निष्पक्ष रूप से दिया जा रहा है। और तो अच्छा लगा सुन के, और जो जो नाम तेजिंदर जी ने साझा किए उनको सुन के लगा कि नहीं, सचमुच राजनीति का मामला नहीं है और प्योर साहित्यिक मामला है। तो इसके साथ तो जुड़ना हम लोगों के लिए हमारे सौभाग्य की बात होगी। दूसरा ये भी कि जैसा आप लोग तो सब मेरे पापा को, पिताजी को जानते थे, बहुत करीब से जानते थे, आपको मालूम था कि उनका एक अहम सरोकार था कि अच्छे साहित्य को लोगों के समक्ष लाना।
अच्छे साहित्य को, अच्छे लेखन को सम्मान देना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उनको लोगों के सामने लाना, यंग लेखकों को प्रोत्साहित करना। तो और अगर हंस को कहीं भी मौका मिलता है कि वो इस किसी प्रकार की ऐसी योजना से जुड़े जो साहित्य को, अच्छे साहित्य को सम्मानित कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये हंस का भी सरोकार है। और उसके लिए एक मैं कहूंगी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हंस की, वो कि ऐसी सभी योजनाओं से जुड़े जो अच्छे साहित्य को लोगों के सामने ला रहे हैं, उत्कृष्ट साहित्य को ला रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली और तटस्थ रूप से और निष्पक्ष रूप से। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा ही पूरा माहौल है। तो ये सब सोचते हुए मैंने कहा नहीं, इसके साथ हम लोग जरूर जुड़ेंगे। और मैंने तेजिंदर जी को बोला कि नहीं, हम जरूर जुड़ेंगे और इसको हम लोग साथ करेंगे। आपको जो भी हमारी तरफ से, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे मंच से ये कार्यक्रम हो रहा है। और अलका जी, सूर्यबाला जी, जकिया जी, वीरेन जी, ऐसे सारे वरिष्ठ लोग हमारे मंच पे आज मौजूद हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं एक बार फिर तेजिंदर जी को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूंगी कि उन्होंने हमको इसमें इन्वॉल्व किया। संजय सहाय जी आना चाहते थे, वो इस कार्यक्रम के हिस्सा थे, पर थोड़े अस्वस्थ होने के कारण वे आज नहीं हम लोगों के साथ जुड़ पाए हैं। बहरहाल उन्होंने अलका जी को और इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं। और जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, संजय जी की शुभकामनाएं। तो बस यही कह के मैं एक बार फिर अपने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए, सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए तेजिंदर जी से अनुरोध करूंगी कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद रचना, बहुत अच्छा लगा आपको बोलते हुए सुनकर। और संजय से मेरी भी बातचीत हुई थी, तो वो लग रहा था कि अच्छी सेहत की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे और जी अगले प्रोग्राम से हमारे साथ होंगे। जी तो मैं एक्चुअली अजित राय से चाहता था कुछ बोले, लेकिन उनका कनेक्शन ठीक चल नहीं रहा। तो मैं वीरेन जी से कहना चाहूंगा कि वीरेन जी, आप हमारी संस्था से काफी अरसे से जुड़े हैं। आप अपने अनुभव और किस तरह आपने हिंदी को मौका दिया हाउस ऑफ कॉमन्स में लगातार निरंतर प्रोग्राम करने का, और दरअसल केवल कथा सम्मान नहीं, हमें जब कभी कोई भी कार्यक्रम हिंदी से जुड़ा करना होता है तो वीरेन जी हमारे साथ खड़े होते हैं। और हर तरह के प्रोग्राम के लिए, चाहे वो संगीत का हो, गीत का हो, साहित्य का हो, कला का हो, तो वो हमेशा हमारे साथ खड़े होके हमें ऐसा मौका दिलवाते हैं। तो वीरेन जी, आपका स्वागत है। आप हमसे अपने अनुभव साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद तेजेंद्र जी, रचना जी, और दूसरे जितने भी दोस्त आज इस अवार्ड सेरेमनी में जुड़े हुए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और तेजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी। कथा यूके के साथ कई साइड से मेरी एसोसिएशन है। एक इमोशनल, दूसरी सभ्याचारिक। साहित्य, मैं साहित्यकार नहीं हूं। ये जकिया जी हमेशा कहते हैं, मैं जरूर बोलता हूं कि मैं साहित्यकार नहीं हूं, लेकिन साहित्य की कदर जरूर करता हूं। मैं भारत से आया हूं, वहां की मेरी पैदाइश है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। उसके प्रति जो भी लोग उसकी प्रमोशन के लिए, उसको उस लैंग्वेज के थ्रू हमारी सोच को, हमारी वैल्यूज को सोसाइटी में लेकर आना, समाज में खास तौर पर आउटसाइड इंडिया उसको लेकर जाना, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस
जो रचना जी ने भी बोला कि जो राजनीति से प्रभावित ना हो, इतना बुरा काम नहीं ना राजनीति करते, कई बार रचना जी अच्छा काम भी करते हैं। उसके लिए मैं तेजिंदर जी से बहुत सालों से अभी तो जुड़ा हुआ हूँ। टोनी मैकनल्टी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, पार्लियामेंटेरियन थे। लॉर्ड किंग मेरे बड़े भाई जैसे थे। हम एक ही जगह से आए थे, तो इसलिए वो रिश्ता भी था। उन दोनों की रिकमेंडेशन हो, तेजिंदर जी की अपनी पर्सनालिटी हो और अच्छा मैटर सामने हो, तो कोई भी इंसान उसके लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता। मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ जब भी इन्होंने मुझे बुलाया है। मेरी कोशिश रही है कि मैं आप इनके इनविटेशन के साथ दूसरे दोस्तों के साथ जुड़ा रहूं। कथा यूके स्पेशली जो मेरी सोच के मुताबिक इंडिया और इंडिया से बाहर जो साहित्यकार हैं, जो लैंग्वेज की प्रमोशन चाहते हैं, साहित्य की प्रमोशन चाहते हैं, हमारी वैल्यूज की प्रमोशन चाहते हैं, उसके लिए एक ब्रिज है। इनका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो देश और विदेश में रहते हुए साहित्यकारों में और साहित्य के प्रेमियों के एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं। मैं आभारी हूँ हंस पत्रिका का भी, जिन्होंने अच्छी शुरुआत की है। आगे के लिए भी ये जो एक रिलेशनशिप बनी है ये और भी स्ट्रांग हो। जो अवार्ड है वो एक रिकॉग्निशन है उन वैल्यूज की जो कहीं अब कभी बॉम्बे में होती थी, दिल्ली में भी होती थी, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, और उसके साथ जुड़े रहने के लिए हम सब फख्र महसूस करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस आज के दिन में जब कोविड-19 है, ये जूम लिंक का वक्त आ गया है, उसमें भी उसको अलाइव रखना, उसके लिए मैं तेजिंदर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो आज साहित्यकारों को अवार्ड दिए गए हैं वो एक दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होंगे, प्रेरणा होंगे कि हमारी लिखत को, हमारी राइटिंग को, हमारी सोच को एप्रिशिएट किया जा सकता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैं उनको भी बधाई देता हूं और उनके थ्रू दूसरों को इनकरेज करना चाहता हूं कि और भी अच्छा साहित्य लिखें और नेक्स्ट ईयर जो भी हो वो हम फिर वापस लेकर आए। आज लिंक के थ्रू तेजिंदर जी जो इंस्पिरेशन मिलेगी, जो आपकी सोच है उसको आगे लेकर जाने के लिए उसमें रुकावट नहीं आएगी, मैं आपको उसके लिए बधाई देता हूं। और मैं जो भी कथा यूके के साथ जुड़े हुए हैं उनको बधाई देता हूं। अपनी तरफ से इतना ही बोलूंगा कि अगर मुझे वापस, जो पार्लियामेंट में तो मैं हूं, क्या हम पार्लियामेंट में कब ऐसा सम्मेलन फिर वापस कर सकेंगे जैसे हम अक्सर किया करते हैं। बहुत सी गिनती में लोग आते हैं, बहुत साहित्यकार आते हैं, दोस्त मित्र आते हैं, सैकड़ों की गिनती में वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। मैं चाहता हूं कि जो ये कोविड-19 है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो ताकि हम फिर एक बार फेस टू फेस मिलें। उसमें मैं अभी से हंस पत्रिका को इनविटेशन दे देता हूं कि जब हम पार्लियामेंट में करेंगे आप हमारे गेस्ट होंगे, तो आप जरूर आइए। और मैं एक बार फिर आज के इस फंक्शन की इवेंट की सक्सेस के लिए कामना करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत। आपने इतना प्यार, इतना स्नेह अपने शब्दों में भर के हम तक पहुंचाया और मैं रचना के चेहरे पे खुशी देख रहा हूं
कि आपने इतना। नहीं, मैं ये बोलना चाहती थी कि वीरेंद्र जी को, कि मैं राजनेताओं की बात नहीं कर रही थी, मैं साहित्यिक दुनिया की राजनीति की बात कर रही थी। वो एक अपने में एक प्रोडक्शन है, साहित्यिक दुनिया की राजनीति की, तो मैं वो उसकी मैंने बात थोड़ा जी। कुछ चेहरे मुरझाए तो नहीं बोल सकता, लेकिन उसमें स्माइल कम थी। मैं चाहता था कि चेहरों पे स्माइल आ जाए जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो इसलिए बोल रहा था। रेस्ट में सब समझता हूँ। जी जी तो थैंक यू, बहुत धन्यवाद बहुत सर जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मित्रों, ऐसा है कि राजेंद्र यादव और आदरणीय ज़किया ज़ुबैरी के आपस के जो रिश्ते थे बड़े खास थे। दोनों एक दूसरे से बाकायदा संपर्क में रहते थे। ज़किया जी को साहित्यकार बनाने में राजेंद्र यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अब ज़किया जी से गुजारिश करता हूं कि वो कथा यूके की संरक्षक होने के नाते सबका स्वागत करते हुए अलका सरावगी का परिचय भी पढ़ दें, ताकि सबको पता लगे कि अलका जी, जिनको हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं, वो क्या कुछ उनकी उपलब्धियां साहित्य के क्षेत्र में हो चुकी हैं। आदरणीय ज़किया जी, आपका स्वागत है। आपका म्यूट होगा माइक, ज़किया जी। ज़किया जी, आपका म्यूट है माइक, नीचे स्क्रीन के ना म्यूट लिखा हुआ है उसको। हाँ, अब ठीक है, अब बोलिए। आवाज हाँ बोलिए। हाँ आ रही। मैं आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का है कि हम लोग इंदू कथा दोबारा शुरुआत है, और इसमें अभी शर्मा जी ने तो काफी थे ये दोबारा शुरू करने में। और ये बता दूं, ज़किया जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। ज़किया जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप अगर वो लगा ले, मैंने आवाज खोल तो दी है। हाँ बोलिए। मुझे लाना पड़ेगा दूसरे कमरे में। अच्छा ठीक है, ठीक, बोलिए। अब देखिए, मेरे ख्याल है आप ईयरफोन ले आइए, बिकॉज बिल्कुल आवाज कट रही है, आ नहीं रही। ज़किया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मित्रों, लगता है कि ज़किया जी भी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, अजित राय भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ज़किया जी दोबारा आ रही हैं, आ गई। ये ऑनलाइन की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, जिनसे अभी हम जूझ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होगा। जी ज़किया जी, बोलिए। आपकी गाइडेंस अच्छी होती है तेजेंद्र जी। जी, आपकी आवाज ज़किया जी शुरू नहीं हुई अभी। अभी तो आ रही थी उनकी आवाज। ज़किया जी, नहीं आ रही आवाज। हटा के देखिए फिर से। ये हटा के देखिए। हेड ईयरफोन हटा के देखिए, आवाज नहीं आ रही। अब बोलिए। अब बोलिए।
नहीं, ईयरफोन निकाल लीजिए प्लग में से, लैपटॉप में से निकालिए। हाँ, आप बोलिए 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 ना। आपका आपका माइक म्यूट है, उसको ठीक करिए। आपका माइक म्यूट है, नीचे से ठीक करिए। जकिया जी, आपका माइक म्यूट हो गया है, नीचे से ठीक करिए। अब बोलिए। कर लिया है। हाँ, अब बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है जकिया जी, बोलिए बोलिए। जकिया जी बोलिए, आवाज आपकी आ रही है, बोलिए। नहीं देते ना, पर शर्मा जी मैं पूछ रही हूँ। आई थिंक वो फ्रीज हो गई है, वहाँ कनेक्शन शायद ठीक नहीं है, वाईफाई स्ट्रॉन्ग। आज में ये बहुत खुशी वाईफाई की तो बात है मेरा ठीक नहीं है। कि सम्मान दोबारा। आवाज जी बोलिए। आई? आज बोलिए जकिया जी। बात है कि बोल रही हूँ। हम ऐसे करते हैं कि कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जकिया जी इतने थोड़ा ठीक कर लीजिए अपना। अजित राय, आप माइक संभालिए। और आपने कथा यूके के साथ काफी अरसे से काम किया है, और आप इस पुरस्कार को दोबारा शुरू करवाने की चाहत जो आपकी थी वो आज परवान चढ़ी है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव और अपने विचार और अपने थॉट्स हमारे साथ साझा करें। भाई साहब, यहाँ भी इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम है। जितनी आवाज पहुंच पाएगी उसी को मान लीजिएगा ईश्वर का प्रसाद है। क्योंकि मैं 12 दिन इजिप्ट में रह के लौटा हूं, और जानते हैं कि जब टेलीफोन और कमरा बंद करके आप वापस लौटते हैं तो दोबारा जिंदगी ढर्रे पर आने में थोड़ा समय लगता है। मैं इस बात की मुझे वाकई खुशी है कि कथा यूके कथा इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान फिर से शुरू हो रहा है। और मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं हर जगह, दुनिया भर में और हिंदुस्तान में भी, कि शायद ये इसकी गैलेक्सी देखिए कि जिन लेखकों को पुरस्कृत किया गया है पिछले 20 सालों में, और इस बार भी जिन 5 लेखकों को पुरस्कृत किया गया है, मैंने वो हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। ये तो हिंदी में क्या होता है कि जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है तो हिंदी में एक साथ करीब 30-40 नाम होते हैं, और हिंदी एक बड़ी भाषा है, 80 करोड़ लोगों की भाषा है, और उसमें साहित्य इतने बड़ी मात्रा में रचा जा रहा है। पुरस्कार साल में एक मिलना होता है, तो उसमें तो होता ही है ये हमेशा। लेकिन ये एक शुभ शुरुआत है। कोई भी साहित्य की अच्छी गतिविधि हमारे इस समय में बंद नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए भी नहीं बंद होनी चाहिए कि हम चारों तरफ एक एक पूरी अराजकता, हिंसा, और जिस तरह की घृणा, नफरत, और जिस तरह के एक दुनिया जिस विनाश के कगार पर आ गई है, उसमें रचने वाले लोग कम से कम, जैसे निर्मल वर्मा इस बात से बार बार कहते थे कि साहित्यकार ईश्वर के बरक से एक ऐसी दुनिया रचता है जैसी दुनिया होनी चाहिए, और लेखक एक ऐसी दुनिया का सपना देखता है जो थोड़ी बेहतर हो। अलका सरावगी से मेरी मुलाकात नामर सिंह जी ने कराई थी कलकत्ता में, जब हम वहां भारतीय भाषा परिषद के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। हमारे साथ परमानंद श्रीवास्तव भी थे, बहुत सारे लोग थे। और तब अलका जी एक बहुत सुंदर सी पीली साड़ी पहन कर आई थी, मुझे अभी भी पीली साड़ी उनकी याद है। और उनका कलिकथा वाया पास आ गया था नॉवेल, और जिस मॉडर्निटी को वो साहित्य में ले आ रही थी, मैं अचंभित था कि कोलकाता से इस तरह की मॉडर्निटी हिंदी साहित्य में आ रही है। बाद में उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला, और साहित्य अकेडमी अवार्ड पर बहुत सारी बहसें हुई कि एक नई और युवा कथाकार को अचानक इतना बड़ा अवार्ड क्यों मिल गया। और नामर सिंह जी उस समय उस समिति के अध्यक्ष
थे, कन्नड़ थे हिंदी समय के, और नाम का कहना उम्र से साहित्य की महत्ता को नहीं मापा जा सकता। तो हो सकता है कोई बाद में इसी तरह से जब तेजेंद्र शर्मा जी ने मुंबई में शुरू किया, और मुंबई में जिन 4 कथाकारों को वो अवार्ड मिले हैं, आप देख लीजिए, आप ये मनोज रूपड़ा और देवेंद्र, वो कितने बड़े कथाकार। बाद में जिस गैलेक्सी की आसिया शर्मा और चित्रा मुदगल महिलाओं को, वरिष्ठ लेखिकाओं को मिला, और अक्षर वजाहत, विभूति नारायण राय, बाद में ठाकुर और प्रदीप सौरभ को, तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं। तेजेंद्र जी आप म्यूट पे हैं। तेजेंद्र जी आप म्यूट पे हैं। जी, मैंने कहा कि अजित राय वाईफाई का शिकार हो रहे हैं, वो चले गए हैं फिर से। जकिया जी आप बोल के देखिए, क्या आपकी आवाज अब हमें सुनाई देती है? जकिया जी आप हमें सुन रही हैं? बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। आप बोलिए। आ रही है आवाज आ रही है। कनेक्शन जा रहा है भाई साहब। मैं आवाज आप लोगों को, मैं कुछ भी मुझे बोलना है वो मैं लिख कर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ दिल्ली में प्रदूषण है और दिल्ली में कई तरह की चीज में जकड़ी हुई है, तो लाइन बार बार कट जा रही है, इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है यहाँ पर। तो ये ऐसा पुरस्कार इस दुनिया में हिंदी के लिए नहीं है, मैं ये मानता हूँ। अपने 25 साल के पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा पुरस्कार जैसा पुरस्कार हिंदी के लिए कम से कम इस दुनिया में नहीं है। बाकी दूसरी जैसे ज्ञानपीठ है तो केवल हिंदी के लिए नहीं है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार केवल हिंदी के लिए नहीं है, और दुनिया भर के। यह एक और चीज है कि तेजेंद्र शर्मा और कथा यूके के विरोधी और स्वीकार करते हैं कि इसमें कोई पक्षपात नहीं होता, और जिन लेखकों का चुनाव हुआ है अब बहुत निष्पक्षता और ईमानदारी से हुआ है। ये बात बहुत सारे लोग मुझसे भी पीठ पीछे मेरा ख्याल है कि अजित की बात को हम यहाँ संपूर्ण मान लेते हैं। अब वो दोबारा आएंगे तो हम उनसे कह लेंगे। जकिया जी आप प्लीज अपनी बात शुरू करिए ताकि अब हम उसको आगे ले जा सकें कार्यक्रम को। आज खुशी की बात कि हुआ। आगे आवाज सुना बोलिए। दिया जकिया जी आपकी आवाज बिल्कुल टूट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मित्रों, आज जिस पुस्तक को हम सम्मानित करने जा रहे हैं वो ये है, आपको हम दिखा रहे हैं। ये अलका सरावगी का उपन्यास है जो वर्ष 2014 में आया था शायद। ये है, देखिए आप। 2015। तो हम अब अलका सरावगी का परिचय आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। परिचय: अलका सरावगी, जन्म 1960, कलकत्ता। शिक्षा हिंदी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पीएचडी रघुवीर सहाय पर। पहली कहानी आपकी हंसी 1991 के वर्तमान साहित्य के महाविशेषांक में प्रकाशित हुई। उनके 2 कहानी संग्रह हैं, कहानी की तलाश में 1996 और दूसरी कहानी वर्ष 2000। उपन्यासों में पहला उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास 1998 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास पर अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में मिला। उनका लेखन अनेक भारतीय भाषाओं के अलावा
इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश भाषाओं में अनुवादित हो चुका है। शेष कादंबरी इनका दूसरा उपन्यास था, 2001 में प्रकाशित हुआ। उसे के बिरला फाउंडेशन का बिहारी सम्मान प्रदान किया गया। इसका बांग्ला, अंग्रेजी के अलावा इटालियन में भी अनुवाद हुआ। कोई बात नहीं वर्ष 2004 में प्रकाशित हुआ। एक ब्रेक के बाद 2008 में और इसका भी इटालियन में अनुवाद हुआ। जानकीदास तेजपाल मेंशन जो कि 2015 में प्रकाशित हुआ, उसे हम आज अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान से अलंकृत करने जा रहे हैं। अभी उनका जो नवीनतम उपन्यास है कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, 2020, ये वाणी प्रकाशन से छपका गया है। इसके अलावा जितना भी लेखन अलका का है वो राजकमल से प्रकाशित हुआ है। वेनिस विश्वविद्यालय में एक कोर्स का अध्यापन किया है अलका ने। भारत और विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में कलिकथा वाया बाईपास कोर्स में शामिल है, यानी कि वो वहां की भाषा में अनुवाद होके वहां की मुख्य धारा की पढ़ाई में वहां के सिलेबस में शामिल है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, नॉर्वे, मॉरिशस अनेक बार पुस्तक मेलों और साहित्यिक सेमिनार में अलका ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इटली की सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली कैवेलियर का सम्मान अलका को दिया गया है उनके लेखन के लिए। हम सब दरअसल बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे बीच एक ऐसी हिंदी की लेखिका है जिसे यूरोप की तमाम भाषाओं में अनुदित किया गया, जिसके लेखन को, और जिसे पूरे विश्व में इस तरह से पसंद किया गया, उसे स्वीकृति मिली। हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य को वैश्विक बनाने में अलका सरावगी का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब हम आपको ये बता दें कि हमने इस सम्मान के लिए एक केवल टोकन राशि अपने सम्मानित साहित्यकारों को भेजी है, 11,000 रुपए की। मतलब 11,005 में नहीं बटा, सबको 11,000 11,000 रुपए भेजे हैं। और उसके अलावा जो स्मृति चिन्ह है, शील्ड है, वो भी सबको कुरियर कर दिया गया है। तो मैं अलका जी से कहूंगा कि वो दिखाएं, और अतुल इस शील्ड को बड़ी स्क्रीन करके दिखाएं सबको, तो वो देख पाएंगे। तो आज कोरोना काल में भी हमारे कुरियर लोग इतना काम कर रहे हैं कि ये शील्ड्स दिल्ली में बनी हैं और दिल्ली से वहां कलकत्ता गई हैं। इन शील्ड्स को बनवाने में हमारी मित्र वंदना यादव ने हमारी सहायता की, और अब ये शील्ड्स हमारे सारे मित्रों के घरों में आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगी और वहां उनके मेंटल पीस पर कथा यूके की उपस्थिति दर्ज करेंगी। मैं अब अलका से कहूंगा कि वो अपने विचार हमसे साझा करें कि आज कथा यूके ने जिस तरह से उनके इस उपन्यास को रेखांकित किया है, तो ये सम्मान दूरी से प्राप्त करते हुए उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। अलका से लंदन में मुलाकात हुई थी और आज कलकत्ता में वाया बाईपास हो रही है। जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार आप सबका जो यहाँ मौजूद हैं। और रचना से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी तस्वीरें देखती रही और बहुत आकर्षक उनका व्यक्तित्व है ऐसा महसूस करती रही। सूर्यबाला जी, मैंने आपकी कहानी संग्रह की समीक्षा से अपने लेखन की शुरुआत की थी, जो किसी छोटी सी पत्रिका में यहाँ कलकत्ते से निकलने वाली परिवर्तन पत्रिका थी, उसमें छपी थी। और वीरेंद्र शर्मा जी का बहुत आभार कि आप यहाँ आए, और जकिया जी को सुनने का, इनकी बहुत मीठी आवाज़ थोड़ी देर तक सुनाई दी और फिर बड़ा अफसोस है कि उसको और सुन नहीं पाए। तेजेंद्र जी से तो मेरी मुलाकात लंदन में बहुत बार हुई और इन्होंने एक बार अपने हाथ से मुझे खाना भी बनाकर खिलाया।
तो वो भी मेरी स्मृति में वो बड़ा बहुत कई बार याद करती हूँ, जितनी बार याद करती हूँ इनको। और कथा यूके से सम्मानित होना मेरे लिए बहुत बहुत खुशी और बहुत आह्लाद का विषय है, क्योंकि मैंने भी हमेशा ये महसूस किया कि ये एक ऐसा पुरस्कार है जिसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। रचना जी जो कह रही थी, तो मैं भी उस राजनीति से अवगत हूँ रचना। और देखो कि कलकत्ते में एक कोने में बैठे हुए एक तरह से बैकवाटर्स है कलकत्ता, भारत का एक ऐसा शहर जहाँ, और हम ऐसा कलकत्ते वाले ऐसा अक्सर कहते हैं कि दिल्ली हमारी नोटिस नहीं लेती है। तो इतनी कम उम्र में, बल्कि पहले उपन्यास पर साहित्य अकादमी जैसा पुरस्कार प्राप्त होना, तो मुझे लगता था कि ये इस बात को रिफ्यूट करता है कि दिल्ली नोटिस नहीं लेती है। और कथा यूके से जानकीदास तेजपाल मेंशन खास करके इस उपन्यास के लिए मुझे ये जो पुरस्कार मिल रहा है। अर्पण कुमार यहाँ मौजूद हैं, अभी इन्होंने एक बहुत लंबी समीक्षा एक साहित्य समर्था पत्रिका के लिए लिखी थी। तो मुझे लगता है कि ये पुरस्कार निश्चित रूप से एक ऐसे उपन्यास को एक अलग तरह की गरिमा, एक तरह की पहचान और एक तरह की जगह देता है, जिसके लिए मैंने काफ़ी समय लगाया। प्राय अक्सर मेरे उपन्यास, अगर आप मेरा व्यूअर देखेंगे तो हर 3-4 साल में एक उपन्यास आ जाता है, क्योंकि इस उपन्यास को लिखने में मुझे पूरे 7 साल लगे। और मुझे लगता है कि इसका एक अलग तरह का फलक था और एक अलग तरह की कहानी ये कहना चाहता था, जो कि जिसके मुद्दे यानी कि एक तरह से वैश्विक मुद्दे हैं। शायद रचना या वीरेंद्र जी ने नहीं पढ़ा होगा, या जकिया जी ने भी, या सूर्यबाला जी को ख्याल न हो, तो मैं थोड़ा सा कहानी का बताती हूँ रचना आपके लिए। कि कलकत्ते में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई 1972 में। भारत की पहली मेट्रो रेलवे थी, और वो जब उसकी जो टनल की खुदाई हुई, तो यहाँ कलकत्ते में एक सेंट्रल एवेन्यू बोल के एक बड़ी सड़क है, जिसमें सारे मारवाड़ियों के 4-4 तल्ले के मकान हैं, और उनका बड़ा एक आर्ट, उनका जो डेकोर है वो एक बहुत एक्लेक्टिक किस्म का डेकोर है, कि उसमें आपको जो ग्रीक कोरिंथियन पिलर्स भी मिल जाएंगे और राजस्थान की जालियां भी मिल जाएंगी, यानी कि बहुत एक अलग तरह का एक माहौल था। और जो भी बड़ा राजनेता, यानी कि ख्रुश्चेव, ब्रेजनेव या नेहरू जी या कोई भी जो राजनेता आते थे, तो वो उस कलकत्ते की उस सड़क से, सेंट्रल एवेन्यू से उनकी गाड़ी हमेशा गुजरती थी, और ऐसे बहुत सारे चित्र आपको देखने मिल सकते हैं। तो जब मेट्रो रेलवे की खुदाई हुई, तो ये जो हमारा जानकीदास तेजपाल मेंशन है, जिसमें 80 परिवार एक साथ रहते थे, वो 2 चौक का मकान था, और जिसमें बहुत चारों तरफ बरामदे थे और उनमें बहुत सारे परिवार रहते थे। तो ये मकान हिलने लग गया और आगे की तरफ ये झुक गया। तो इस तरह के कई मकान, जो एक मतलब कि ये जो मॉडर्निटी जो आई, उसने कितनी चीज़ों को बेदखल किया, कितनी चीज़ों को विस्थापित किया, उसकी एक गाथा ये जानकीदास तेजपाल मेंशन के बहाने बहुत सारी बातों को, एक जो इसका प्रोटैगनिस्ट है जय गोविंद, वो अपने पत्नी दीपा की मृत्यु के बाद जयदीप के नाम से, माने जय गोविंद और दीपा का नाम मिलाकर एक उपन्यास लिखता है, और ये उसकी भी एक व्यक्तिगत यात्रा भी है। और उसके साथ एक हमारे समय की, हमारे समाज की, जिसमें जो ये पूंजी का तंत्र है, जिसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यानी कि पुलिस और आपके शासन तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, और इन सब की मिली भगत कैसे एक मकान को धराशायी करने के लिए जुट जाती है, और जय गोविंद किस तरह उसका प्रतिकार करने की चेष्टा करता है, और अंततः किस प्रकार वही व्यवस्था उसको कैसे कोऑप्ट कर लेती है। तो कुल मिलाकर ये एक जो मुख्य ढांचा जो जानकीदास तेजपाल मेंशन का है। और मुझे लगता है कि कथा यूके जैसा एक निष्पक्ष राजनीति विहीन पुरस्कार उस लेखन की को एक बहुत गरिमा प्रदान करता है, और इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई जब तेजेंद्र जी ने मुझे बताया कि ये पुरस्कार जानकीदास तेजपाल मेंशन को मिला है। एक बात जो मैं और हमेशा सोचती हूँ और कहती आई हूँ, जब कलिकथा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो कई लोगों को ये लगा, यहाँ तक कि मेरे जो साहित्य गुरु थे अशोक सेक्सरिया, उनको बहुत कष्ट हुआ कि इतनी कम उम्र में ये पुरस्कार एक तरह से रचना यात्रा को कहीं ना कहीं बाधित भी कर सकता है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि पुरस्कार एक रचना को मिलता है, रचनाकार की यात्रा जारी रहती है, और पुरस्कार जब रचना को मिलता है तो कहीं ना कहीं वो उसको एक तरह की एक अलग तरह की एक आभा उसको देता है। और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कथा यूके की, तेजेंद्र जी की।
हाल में ही मैंने इंदु शर्मा की एक कहानी पढ़ी और मुझे पढ़कर बहुत अफसोस हुआ और बहुत दुख हुआ कि एक इतनी प्रॉमिसिंग रचनाकार जिनके नाम पर ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है, उसकी ये यात्रा इतने कम समय में समाप्त हो गई। जब मैं तेजेंद्र जी के यहाँ इनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने लंदन में इनके घर गई थी, तब भी मुझे इंदु शर्मा की बहुत कमी महसूस हुई थी और मुझे इस बात का एक बहुत एहसास था कि एक व्यक्ति एक स्मृतियों के सहारे एक अपना जीवन पूरा निकालने के लिए किस प्रकार उसमें रमा हुआ है। और ये पुरस्कार, इस कहानी को पढ़ने के बाद में इस पुरस्कार की महत्ता मुझे और भी ज्यादा महसूस हुई कि कहीं ना कहीं वो उस परंपरा को जो इंदु जी अपने असमय निधन के कारण नहीं बढ़ा पाई, तो उस परंपरा को हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं और हिंदी साहित्य में एक उसकी एक अपनी जगह, उसकी एक पहचान अगर बनती है इंदु शर्मा के नाम पर, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत गौरव और बहुत खुशी की बात है। तेजेंद्र जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। दरअसल मैं म्यूट कर लेता हूँ अपने आप को, फिर भूल जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोले आपने और बहुत सी बातों को क्लियर किया। और हमारे सुनने वालों को जो फेसबुक पर लाइव सुन रहे हैं, उन्हें जानकी दास तेजपाल मेंशन का थोड़ा इतिहास पता चला, उस उपन्यास की बैकग्राउंड पता चली। और आज का हमारा लॉस सबसे बड़ा रहा है कि हम ज़किया जी की आवाज को सुन नहीं पाए, क्योंकि ज़किया जी ने कल ही एक प्रोग्राम में अपनी कविताओं का पाठ किया था और वो इतना खूबसूरत पाठ था कि हर व्यक्ति ने कहा कि एक एक कविता इस तरह से भावपूर्ण ढंग से पढ़ी इन्होंने अपनी। और बहुत से लोगों को पता नहीं था कि कविता भी लिखती हैं, सबको इनके कहानीकार रूप का तो पता है ज़किया जी के। तो आज हम सब बहुत वी आर एट लॉस कि हम ज़किया जी को नहीं सुन पाए, और ज़किया जी ने कुछ बहुत अच्छी प्यारी सी बातें कहनी थी। तो अब हम बुलाते हैं अर्पण कुमार को, जो आप सबको ये बताएंगे कि आखिर इस उपन्यास में ऐसा क्या है जिसके लिए कथा यूके को बाध्य होना पड़ा कि भाई इस उपन्यास को सम्मानित करना बहुत जरूरी है। तो अर्पण जी, आपका स्वागत है। अर्पण खुद कथाकार है। अर्पण ने मेरे भी एक कहानी संग्रह की समीक्षा की थी बिना मुझे बताए हुए, तो मैं जाहिर है कि बहुत सम्मान करता हूं इनके व्यूज का जब ये किसी किताब की तारीफ करते हैं या किसी की बुराई करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, तो पूरी तन्मयता से, पूरे कमिटमेंट के साथ करते हैं। अर्पण, आपका स्वागत है। आप बताइए, जानकी दास तेजपाल मेंशन आपके हिसाब से क्या है? जी, धन्यवाद तेजेंद्र जी। यहाँ उपस्थित सभी वक्तागण और हमसे पास और हमसे कुछ दूर बैठे पूरे विश्व में फैले तमाम श्रोतागण, अभी हाल ही में जानकी दास तेजपाल मेंशन को पढ़ना हुआ, जिसका जिक्र स्वयं अभी अलका जी कर रही थी कि किस तरह साहित्य समर्था के द्वारा उन पर एक विशेषांक निकालने की बात हुई और मुझसे 2015 में लिखा गया प्रकाशित यह उपन्यास मैं 2020 में पढ़ सका। इसके पूर्व इनका उपन्यास कली कथा वाया बाईपास को पढ़ना हुआ था और सभी की तरह मैं भी मेस्मराइज हुआ था। जब इस उपन्यास को पढ़ा तो लगभग 2-3 महीने मुझे इस पर लिखने में समय लगे और काफी जितनी मेरी क्षमता हो सकती थी उसके हिसाब से मैंने इस पर लिखा। जब शीर्षक की बात आई कि इसका शीर्षक क्या दिया जाए इस आलेख का, तो अंत में मुझे यही सूझा कि जानकी दास तेजपाल मेंशन में प्रवेश करते हैं। हम उस मेंशन में भी प्रवेश करते हैं जो गिर जाता है और हम उस मेंशन पर केंद्रित इस उपन्यास में भी प्रवेश करते। अभी अलका जी से ही यह जानकारी मिली कि उन्हें इस उपन्यास को लिखने में कोई 7 वर्ष लगे। निश्चय ही शिल्प के स्तर पर भी
यह उपन्यास हमारा ध्यान खींचता है। कैसे, मैं इस पर एक एक करके आता हूं। बंगाल में जो निवासरत मारवाड़ी समाज है, उसकी कथा पहले भी अलका जी कली कथा में उतार चुकी हैं, और पुनः उसी मारवाड़ी समाज का जो परिवार है, जो उसका एक परिवेश है, उसकी कहानी को इस उपन्यास में वो उठाती हैं। तो क्या यह उपन्यास कली कथा वाया बाईपास की कोई पुनरावृत्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही एक भिन्न कथा वस्तु है। अमेरिका से अपने जो उसकी पढ़ाई है इंजीनियरिंग की, सिस्टम इंजीनियरिंग की, उसकी पढ़ाई को अधूरी छोड़कर, और वहां उसकी एक प्रेमिका भी होती है, उसको भी वहीं छोड़कर वह जब वापस कलकत्ता में आ जाता है, तो कैसे उसके परिवार वालों को तो खुशी होती है कि उसका पुत्र जो है उनके साथ रहेगा, उनके जो वृद्ध माता पिता हैं, लेकिन आसपास के लोग, पड़ोसी लोग और दूसरे लोग कैसे उसका उपहास उड़ाते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है, और इसमें और भी कुछ चीजें हैं, वो मैं एक एक करके इस आलेख को ही पढ़ता हूं, मुझे भी थोड़ी सुविधा होगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल में निवासरत मारवाड़ी समाज अलका सराबगी जी की रचना परिधि में बार बार शामिल दिखता है। वे उस विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक अस्तित्व की अलग अलग परिस्थितियों और पृष्ठभूमियों में पड़ताल करती नजर आती है। कली कथा वायापास में हम जानते हैं कि उनके जो नायक हैं किशोर बाबू, और उनके परिवार की 4 पीढ़ियों की पूरी कहानी है। यह अलका जी के लेखन की एक खासियत है कि उनके यहाँ संयुक्त परिवार भी पूरे दमखम से उभर कर आता है, बदलते समय के साथ भी। और जानकी दास तेजपाल मैंशन में भी कई पीढ़ियां हैं। यह जो जानकी दास तेजपाल मैंशन है, अभी अलका जी ने काफी बातें नटशेल में इस उपन्यास को लेकर बताई, एक इमारत के इर्द गिर्द बुनी गई है, और इस इमारत के बहाने कई तरह के विमर्श आए हैं। जादवपुर आया है, नक्सलवाड़ी आए हैं, तमाम तरह के विमर्श भी आए हैं। इसके शीर्षक भी काफी महत्वपूर्ण है। कुल 8 अध्यायों में यह उपन्यास हमें पढ़ने को मिलता है। ये जो जयदीप गुप्ता हैं, वो कैसे शुरू में जयदीप बनकर आते हैं। उपन्यास के पहले ही अध्याय में जयदीप आता है, और जब हम उपन्यास के दूसरे अध्याय में आते हैं तो हमें अचानक से जय गोविंद मिल जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि अब तक हम जयदीप, हमें अपने पर डाउट होता है कि हम गलत तो नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन नहीं, वो लेखिका की चतुराई है कि जयदीप जो पहले अध्याय में है, बाद में वह जय गोविंद के नाम से आता है, और फिर तीसरे अध्याय में वह जयदीप बन जाता है, फिर चौथे अध्याय में जय गोविंद बन जाता है। इस तरह से यह क्रम चलता है। जैसा कि अभी अलका जी ने यह बात रखी कि जो जयदीप है वह उपन्यास के नायक जय गोविंद और उसकी पत्नी दीपा को मिलाकर रखा गया नाम है जयदीप, क्योंकि जय गोविंद को अपना नाम पसंद नहीं था, तब उसने अपना नाम जय गोविंद का जय ले लिया और दीपा का दीप लेकर जय गोविंद नाम लिखा। और यह जो जयदीप है, जय गोविंद द्वारा एक आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा जा रहा है, जिसमें वह नाम जयदीप रखता है, और वह इसे भूल भी जाता है कि उसने कोई ऐसी आत्मकथात्मक उपन्यास के लेखन की शुरुआत की। और इस तरह से यह इस उपन्यास का एक विशिष्ट शिल्प है, जो आपको दूसरे अध्याय तक आते आते यह बात स्पष्ट हो जाती है। आप चौंकते हैं बेशक, लेकिन बात आपको समझ में आ जाती है। कई दर्शन और व्यवहारिक बातें हैं, और कुछ ऐसी बिल्कुल जो हम अपने आसपास सड़कों पर और घरों में जिस तरह की भाषा बोलते हैं या जिस तरह के तंज कसते हैं, वह सभी हमें यहाँ देखने को मिलता है। मैं पुनः शुरुआत पे ही आता हूं। अमेरिका से लौटकर भारत में रह रहे जयदीप गुप्ता से उपन्यास की कहानी शुरू होती है।
राह चलते लोग उसे पीछे से गाली देते हैं, उस पर व्यंग करते हैं, और इससे उसके भीतर किस तरह के मनोभाव उत्पन्न हो सकते हैं, इसे भी बहुत ही बारीकी से इस उपन्यास में लेखिका ने उकेरा है। एक इंजीनियर के कलकत्ता में आने, वो भी अमेरिका से पढ़कर, और सफलता की दिशा में उसकी कशमकश को लेकर जो भी उस समय उसे लगा, लोगों को लगा कि यह असफल है, या उसका यह निर्णय भारत में रहने का शायद तर्कसंगत नहीं है, या कुठाराघात है प्रगति पर, इस पर काफी सारी चीजें आती हैं। एक तरफ तो यह जयदीप की कहानी है जो चलती है साथ में, दूसरी तरफ जयदीप या जय गोविंद दोनों एक ही है, दोनों नाम बीच बीच में आएंगे, आप कंफ्यूज न करेंगे कृपया, क्योंकि जय गोविंद का ही आत्मकथा में नाम जयदीप रखा गया है। तो एक तरफ जयदीप की पीढ़ी है या जय गोविंद की पीढ़ी है जो अपने माता पिता की अनकही बातों को या उनकी इच्छाओं को जान जाती है कि नहीं, मुझे भी इनके साथ रहना है, और कैसे हम बढ़ते वय के साथ अपने माता पिता के संस्कारों को अपने पर भी लागू होते देखते हैं, इसका भी उदाहरण जयदीप है। वहीं दूसरी तरफ जयदीप की जो पुत्र है रोहित, जो एक बैंकर है, वो किस तरह बंगाल को हड़प्पा कहता है और भारत को एक चिड़ियाघर कहकर उसका मजाक उड़ाता है, यह पीढ़ी वह भी है। तो जय गोविंद की पीढ़ी और उसके पुत्र रोहित की पीढ़ी के बीच जो एक डिवाइड आ गया है, जो एक एज डिवाइड है, उसको भी यहां हम देख सकते हैं। आगे मैं इसका जिक्र करता हूं कि जब जयदीप अपने घर लौटता है तो माँ पिता के साथ किसी अच्छे बेटे के रूप में, अपने व्यवहार के सह उत्पाद के रूप में, अपने कई सपनों और इच्छाओं को भी वह छोड़ता चला जाता है। उसी संदर्भ में हम अमेरिका से उसकी पढ़ाई और उसकी प्रेमिका के अलगाव को भी देख सकते हैं। उसका परिवार उसे अमेरिका भेजना भी वापस नहीं चाहता है, वह खुद भी अपने पिता और अपनी माँ की भावनाओं का ध्यान रखता है, मगर समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए, जो आज भी एक विकासशील समाज है, उसके लिए जय गोविंद का यह निर्णय कहीं से भी सहजता से स्वीकार्य नहीं, और उसे काफी कुछ भला बुरा सुनने को मिलता है। उपन्यास के पहले ही अध्याय में जयदीप की भारत में यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है, और दूसरे अध्याय में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जयदीप और जय गोविंद के बीच की अभिन्नता का जो भेद है वह पाठकों पर खुल जाता है। हम जान जाते हैं कि दोनों एक ही है। और आगे मैं इस बात को उठाता हूं कि किस तरह जय गोविंद के जो पिता हैं एडवोकेट बाबू, उनका भी बहुत ही विस्तार से चित्रण है, और एडवोकेट बाबू और उसकी पत्नी जो जय गोविंद की मां हुई, उसे लेकर भी, और एडवोकेट बाबू की उस पत्नी की के रूप में उस समय की जो स्त्रियां हैं, उनकी जो आदतें हैं, उनकी जो सोच है, उसे भी बहुत ही बेहतर रूप में यहां हम देखते हैं। जय गोविंद स्वयं अपने पिता की तरह अपने बच्चों पर उस तरह का घोषित या अघोषित दबाव नहीं बना पाता है। यहां हम यह भी देखें कि जय गोविंद एक सैंडविच की तरह पिस जाता है। जय गोविंद वह पीढ़ी है जो एक तरफ अपने पिता और माता की भावनाओं का या उनकी अनकही बातों का भी ध्यान रखती है, दूसरी तरफ वह रोहित जैसे बच्चे का पिता भी है जो उसकी बात नहीं मानता है, जो उससे काफी खुलकर उसके विरोध में भी बातें करता है। तो जय गोविंद उस बीच की पीढ़ी है। बीच बीच में कुछ अंश मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि फिर समय पे हम नहीं पूरा कर पाएंगे। रोहित कई बार भारत का मजाक उड़ाता है, जिसकी हमने चर्चा की। तब के कुछ खास पढ़े लिखे समुदाय में प्रचलित अभिव्यक्ति इंडिया बेस्टिंग के रूप में भी यहाँ हम उसे देखते हैं। इस उपन्यास के साथ हम यह भी पाते हैं कि चरित्र के रूप में जय गोविंद न सिर्फ हमें आकर्षित करता है, बल्कि विरोधों के सामंजस्य के एक वाहक के रूप में वह कभी होशियार दिखता है। आगे उसकी कई ऐसी घटनाएं हैं और उसके संघर्ष हैं, और वह कई, मतलब वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है,
वह कहीं से भी आदर्श प्रस्तुत पात्र नहीं है। यह भी एक खासियत है। जय गोविंद भी लगातार वक्त के साथ बदलता चलता है, तो उसका यूं आदर्श प्रस्तुत न होना, कोई आइडियलाइज्ड कैरेक्टर न होना भी कहीं ना कहीं लेखिका के द्वारा किए गए पात्र चित्रण में यथार्थ के करीब उनकी जो शैली है, जो उनका आग्रह है यथार्थ के प्रति, उसे भी हम देख सकते हैं। तो कहीं वह होशियार तो कहीं कातर दिखता है, कहीं सफल तो कहीं असफल दिखता है, कभी बहुत अनथक जिद्दी दिखता है जय गोविंद, तो कहीं समझौता परस्त, कहीं अवसरवादी, तो कहीं लोक कल्याण के लिए किसी भी हद तक चले जाने वाला दिखता है। जब वह भारत में लौट आया है तो वह तरह तरह के व्यवसाय करता है। भारत भी बदल रहा है, भारत का भूगोल भी बदल रहा है, और आर्थिक उदारीकरण की भी बातें इसमें आई हैं, और इन सब के बीच जय गोविंद बूढ़ा भी हो रहा है, उसकी अपनी सनक भी है। कभी वह किसी व्यवसाय में उसे सफलता मिलती है, किसी में असफलता मिलती है, और कभी वह अपने मूल्यों के लिए तो बहुत आग्रही दिखता है, और कहीं बिल्कुल ठीक उसके विपरीत भी दिखता है। कह सकते हैं कि भारत से लेकर अमेरिका तक और कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक के कई कथा प्रसंग हैं। यह पूरा उपन्यास सिर्फ कलकत्ता पर नहीं है, क्योंकि इसमें अमेरिका के भी काफी जिक्र हैं। जो उनकी प्रेमिका है जय गोविंद की, वह किस तरह जेंडर विमर्श को लेकर वहां संघर्ष करती हैं और बहुत खुले विचारों की हैं, उसका भी जिक्र आता है। तमाम चीजें, दिल्ली की भी चीजें आती हैं। भारत में लाइसेंस राज में किस तरह कुछ चीजों को शुरू कर देने का, कि उसको शुरू कर दीजिए और कुछ कोई एक स्कीम चलाइए और फिर बाद में उस स्कीम को बंद कर दीजिए, ताकि जो शुरू के कुछ लोग जुड़ सके, उन्हें ही हम लाभ दे सकें। ऐसी कई बातें भी आई हैं। और इस क्रम में जय गोविंद किस तरह बार बार दिल्ली की यात्रा करता है, और वहां की जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, या जिन्हें हम एक बिल्कुल शुद्ध रूप में कहें या एक विशद शब्दों में कहें, मतलब दलाली का काम करते हैं सत्ता के बीच, उन सबों का भी जिक्र बार बार यहाँ आता है। मेट्रो रेल की बात अलका जी ने अभी कर ही दी कि किस तरह जो है वो उसके कारण जब वो बनता है मेट्रो रेल, उसके आसपास तो वह बिल्डिंग हिलती है, और ऐसा लगता है कि यह जो मैंशन है वह मैंशन ही नहीं हिल रहा, बल्कि उसके माध्यम से कई और चीजें, कई और पुराने निर्माण, कई निर्मितियां, कई सिद्धांत भी हमें हिलते हुए दिखते हैं। एक निर्माण कार्य का परिणाम बनी बनाई किसी प्राकृतिक मानवीय निर्मिति पर किसी न किसी रूप में पड़ता ही है। यह प्रभाव जानकी दास तेजपाल मैंशन पर भी पड़ा है। मेट्रो की गलत तरीके से खुदाई के कारण वह बुरी तरह झुक गया है और बीच बीच में हिलता है। एक पुरानी और बड़ी बसावट को समेटी हुई उस इमारत का हिलना, उसके साथ कई अन्य मूल्यों, स्मृतियों, अनुभवों का हिलना भी है, जिसमें हम पाते हैं कि किस तरह उसमें स्वातंत्रोत्तर भारत के मूल्यों के झुकने और हिलने की छवियां दृष्टिगोचर होती हैं। समय अगर हो गया हो तो क्या मैं इसका अंतिम अंश पढ़ दूं? जी बिल्कुल जी लास्ट कर दीजिए। तो मैं इसमें और कई, जब जो उपन्यास स्वयं 7 वर्षों में लिखा गया हो, उस पर इतने कम समय बात नहीं की जा सकती है, लेकिन कार्यक्रम की अपनी गरिमा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं जो इस उपन्यास का अंतिम, इस आलेख का जो अंतिम अंश है उसे पढ़ता हूं। अलका सरावगी का रचनाकार वर्तमान की कड़ियों को काफी पीछे जाकर पकड़ता है। ये मुझे उनके कई उपन्यासों में यह बात लगती है। उनके पात्र जैविक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर बड़े स्वाभाविक रूप में खुलकर पाठकों के सामने आते हैं, और वे सभी के लिए शायद तभी कुछ ज्यादा विश्वसनीय साबित होते हैं। आदर्श प्रस्तुत नहीं है। यह बात उनके इस उपन्यास के पात्रों पर भी समान रूप से लागू है। अलका के लेखक की सफलता का एक बड़ा श्रेय कथा चरित्रों पर की जाने वाली उनकी मेहनत, काफी मेहनत करती हैं और बहुत बारीक डिटेल्स वो अपने उपन्यास में या अपने कथा वर्णन में प्रस्तुत करती है। सामान्य सी भाषा में कथा के विकास, संजाल और पात्रों के बारीक बारीक डिटेल्स और तत्कालीन समय के कई जरूरी और कथ्य से संबंधित तथ्यों की बदौलत वे अपनी रचनाओं को पठनीय और दस्तावेजी महत्व का बना जाते हैं।
इस उपन्यास में हम समाजशास्त्र और इतिहास के भी कई तत्वों को देख सकते हैं। बोलचाल के कई सारे शब्द यहाँ उपस्थित हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, संयुक्त परिवार के विभिन्न स्तरों और कई पीढ़ियों की आवाजाही इस उपन्यास को एक खास भारतीयता का रंग प्रदान करती है। इनकी कथा इकहरी नहीं रहती है, इस उपन्यास में भी इकहरी नहीं है। नवीनता और पुरातनता का जो तनाव है और जो उसका निरंतर है, वो दोनों हमें यहाँ देखने को मिलता है। स्मृतियों और सामूहिक अवचेतन दोनों का बेहतर प्रयोग उनके कथा जगत में है और वह इस उपन्यास में भी समान रूप से लागू है। मैं पुनः अलका जी को हार्दिक बधाई देता हूं और इस सुंदर कृति के लिए और इस खास अवसर पर जब इस उपन्यास पर यह विशिष्ट पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो रहा है, पुनः आपको हार्दिक बधाई। तेजेंद्र जी, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मुझसे कई बेहतर आलोचक या समीक्षक आपको मिल सकते थे। आपने मेरा चुनाव पता नहीं कैसे किया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है, मैंने अपनी ओर से थोड़ी सी अपनी बात कही, मुझे अच्छा लगा। मैं अंत में यही कहूंगा कि इस उपन्यास पर हो सकता है और कई तरह की दृष्टियां हमारे सामने आएंगी। यह किसी भी कृति की अपनी सफलता है। बहरहाल अपने आलेख के कुछ बिंदु मैं यहाँ पर रख सका, मुझे इसकी खुशी है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पण, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अपना मानना ये है कि किसी भी साहित्यकार के लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल वो होता है जब युवा पीढ़ी उसके लेखन से जुड़ती है, क्योंकि कोई भी लेखक अगर जिंदा रहेगा तो युवा पीढ़ी के दिल में रहेगा, वही उसके लेखन को आगे ले जाएंगे। और जब एक युवा आलोचक अलका की इस कृति पर बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और दरअसल जयदीप हमारी पीढ़ी के बहुत सारे लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि हम लोग जब एक तरफ अपने माँ बाप से डरते हुए बड़े हुए कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, आज हम अपने बच्चों से डरते रहते हैं कि हमारी बात से बच्चे नाराज ना हो जाए। तो जयदीप उस पीढ़ी का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करता है कि जो पिसी हुई पीढ़ी है, उधर से भी दबाव थे और इधर से भी दबाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक हार्ड मास का आदमी है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। उसमें जैसे निदा फाजली कहते हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो वो 10-20 आदमी जयदीप में है। इसीलिए जयदीप की कहानी या जानकी दास तेजपाल मेंशन की कहानी ये गहरी नहीं है, उसमें कई परतें हैं। जब तक उसे 2 बार 3 बार नहीं पढ़ेंगे, उन सारी परतों को हम नहीं समझ पाएंगे। अलका, आपको बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर कि इतने युवा ने आपको इस तरह से पढ़ा है। दरअसल सूर्यबाला जी तो ऐसी लेखिका है जिनको पढ़कर, जिनको देखकर, जिनसे मिलकर हम केवल लेखन नहीं सीखते, पूरा जीवन दर्शन सीखते हैं। और मेरे संधि पत्र 400 साल पहले लिखा गया था, जो आज तक चल रहा है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा चलता रहेगा और वो उनकी याद हमेशा दिलाता रहेगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ सूर्यबाला जी से, वो आके अपना आशीर्वचन दे। और वो इंदु शर्मा कथा सम्मान से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं और मेरे लेखन से भी पहले से जुड़ी हुई हैं, तो वो मुझे डांट भी लेती हैं, प्यार भी करती हैं, सारे हक हमने उनको दे रखे हैं। तो आपका स्वागत है सूर्यबाला जी। बहुत बहुत आभार। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले यूके और हंस पत्रिका, इन दोनों के संयुक्त आयोजन में, संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के इस इंदु शर्मा कथा पुरस्कार, इसमें मुझे शामिल करने के लिए बहुत 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 आभार। यहाँ उपस्थित रचना यादव जी, मैं सबके साथ वाला जी इकट्ठे हटा देती हूँ, क्योंकि तेजेंद्र ने कह दिया कि 400 साल पुराना हमारा उपन्यास हो गया, तो मेरे उम्र की आराम से सब लोग कल्पना कर सकते हैं। तो रचना यहाँ बैठी है,
और सर्वश्री यहाँ पे काउंसलर जकिया जुबेरी जी बैठी हुई हैं, अभी वीरेंद्र शर्मा जी चले गए, अजित राय जी बैठे हुए हैं। और इस जो सारा कुछ हमारा उत्सव आज का है, समारोह है, इसके जो उसकी केंद्र अलका हमारे में, और कहीं आवाज थोड़ी सी आ रही है। और अर्पण कुमार जी बैठे जो आपने कहा कि तीन पीढ़ियां यहाँ मिलकर अलका की इस जानकी दास तेजपाल मैनसन की और कथा यूके के इस पुरस्कार सम्मान के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले अलका को बहुत 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 बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। छोटी है बहुत, और मेरी पहली पुस्तक की कौन सी जिन्होंने समीक्षा लिखी है, मैं तो जरूर चाहूंगी कहीं मिले तो मुझे वो पुरातात्विक समीक्षा दिखाइए, क्योंकि मैंने आज तक अपने किसी न कहीं मैंने अपना कोई उपन्यास पता नहीं था भेजा, बच्चों में रही हो सब। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये जो अलका को सबसे पहले मैं तो समिति यूके समिति सबके साथ में आपका सबका बहुत आभार करती हूँ, इसलिए नहीं कि आपने मुझे इस समारोह में शामिल किया, उसका भी है, लेकिन इसलिए कि आपने मेरी एक प्रिय रचनाकार के पुस्तक के उत्सव समारोह में, पुरस्कार समारोह में मुझे यहाँ बुलाया। अलका को मैं इसलिए मेरी नहीं बहुत प्रिय लेखिका है, मैं मिली नहीं हूँ कभी कोई पत्राचार्य मुझे नहीं ध्यान है लेकिन ये मुझे ध्यान है कि अलका का जब पहला उपन्यास आया था कली कथा, तो उस पहले उपन्यास को देखने के बाद ही मुझे लगा कि ये बिल्कुल जो आजकल हिंदी में चल रहा है, हिंदी साहित्य में जो एक बड़ी गहमा गहमी और बड़े सारे, मैं उन्हें प्रपंच भी कह दूंगी, गहमा गहमी भी कह सकती हूँ, घमासान भी कह सकती हूँ, ग्लैमर भी कह सकती हूँ, बाजार भी कह सकती हूँ, ये जितनी चीजें चल रही हैं आज साहित्य में और जिस तरह से सब कुछ लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, बहुत सामान्य लिखा जा रहा है, जो हमेशा हर समय में होता आया है। लेकिन अलका का पढ़ के मुझे लगा कि ये बहुत विस्मित हुई कि एक पहला उपन्यास, और वो भी इतना परिपक्व और इतनी आत्मविश्वस्त लेखिका कैसे, क्योंकि आदमी और लेखक धीरे धीरे ही परिपक्व होते हैं और उनमें वो चीजें, क्योंकि जो अर्पण जी ने बड़ी अच्छी समीक्षा भी बताई उसे लेकर के, उसके कथानक को लेकर के, और हम लोग तो, मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ, अभी बीच में मैं थोड़ी बेतरतीब होंगी क्योंकि मेरे सामने रचना बैठी है, रचना के साथ मुझे लगातार राजेंद्र जी आ रहे हैं, राजेंद्र जी की नोक-झोंक, राजेंद्र जी का मेरे पत्रों के जवाब में लिखना, और किस तरह से वो चीजों को बढ़ाते थे कि आप उनसे असहमत हो जाइए, लेकिन आप उनके बगैर नहीं हिंदी साहित्य या कहानी साहित्य की बात कर सकते हैं। और जिस तरह हंस एक अपने आप में एक लीजेंड बनाता है। तो मैं अलका को इसलिए भी पहले तो और बधाई देती हूँ कि उनको बहुत पुरस्कार मिले होंगे, और भी बड़े बड़े तमाम। अलका, जैसा तेजेंद्र ने कहा, कि वैश्विक स्तर पर समादृत है, उन्होंने हिंदी कथा लेखन को एक ऊंचाई दी है, और हिंदी कथा जगत को उन पर गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे उत्तराधिकारी, हमारे बाद के साहित्यकार इतना अच्छा लिख रहे हैं। तेजेंद्र ने और भी कथा यूके ने जिन कृतियों को पुरस्कृत किया है, सौभाग्य से उसमें बहुत से जो नए कथाकार हैं वो सब मैं जानती हूँ और मैंने उनकी कृतियों को, लेकिन जैसा कि मैं इस यूके कथा सम्मान के लिए कहूंगी, इंदु शर्मा कथा सम्मान के लिए कहूंगी अलका, कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज, तो ये इस पुरस्कार, इंदु शर्मा कथा पुरस्कार की बात और है। तेजेंद्र ने कहा कि मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ, मैं तेजेंद्र को याद दिला दूं कि मैं पहले से नहीं जुड़ी हूँ, मैं जन्म के साथ जुड़ी हूँ। जब तेजेंद्र ने इसको सोचा था, कंसीव किया था, उस समय से मैं जुड़ी हूँ,
और जितने भी अभी भी मुझे यहाँ बैठी हूँ, मुझे थोड़ा मैं मिस कर रही हूँ जो पहला, दूसरा, तीसरा जो मुंबई में जो इंदु शर्मा कथा पुरस्कार हुआ था, वो एयर इंडिया का ऑडिटोरियम मुझे याद है। भारती जी मुझे याद है, भारती जी ने कहा था, कमलेश्वर राजन जी। तो और ये भी बता दूं अलका कि आज यंत्र ने अपना प्रभाव दिखाया है, वरना तेजेंद्र की पाई पाई के समय के हिसाब को, इस पूरी उनकी जो भी वो करते हैं उसकी व्यवस्था को कोई दूसरा पुरस्कार पा नहीं सकता। ये भी बता दूं कि मैंने शायद मैं आप लोग जानते हो मैं व्यंग्य लिखती हूँ, तो मैंने सबसे ज्यादा व्यंग्य पुरस्कारों पर ही लिखे हैं। इसलिए कभी भूले भटके कोई मुझे कहीं से कोई पुरस्कार देता है तो मुझे बड़ा संकोच होता है, परेशानी होती है कि पुरस्कारों पे सबसे ज्यादा व्यंग्य मैंने लिखा है। अलका को पढ़ते हुए मैंने ये देखा, मैंने ये जाना, और सबसे खुशी इस बात की मुझे हुई है कि एकमात्र ऐसी लेखिका, ऐसी रचनाकार है जिसने मुझे अपने पहले उपन्यास से लेकर ये अंतिम उपन्यास जानकी दास तेजपाल मैनसन तक मुझे हमेशा मेरे मन को छुआ है और मुझे बहुत आश्वस्त किया। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जब उनको पहले उपन्यास पर मिला साहित्य अकादमी, तो उनके गुरु अभी उन्होंने बताया अशोक सिरसरिया जी बहुत परेशान हुए थे। परेशानी की बात है, क्योंकि कितने हमारे सामने, आप बताइए, नए उत्तराधिकारियों में कितने आए हैं जिनको इतनी तेजी से चढ़ाया गया है, उसके बाद वह उसी तेजी से गुमनामी के अंधेरे में गायब हो गए। उन प्रलोभनों से वो अपने आप को बचा नहीं पाए। अलका बचा ले गई, इसलिए कि देख के आपको लगेगा अलका की पहली है आज की तेजपाल मैनसन पढ़ी है, मैंने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह। जयदेव और ये दीप की जो बात बताई अभी अर्पण जी ने, उनको पढ़ा। ये चीजें एक बहुत बड़े विराट स्तर पर उठाती हैं, कोई एक छोटी मोटी चीज को लेकर नहीं चलती है। और समस्या आप कोई भी लीजिए, समाज की लीजिए, व्यक्ति की लीजिए, उस समस्या में आप कितने गहरे धंसते हैं, कितनी सुरंगें निकालते हैं, कितनी परतें उसको करते हैं। अलका को कोई जल्दबाजी नहीं होती। अलका साफ लगता है, अगर अलका कहीं भी उनको जल्दबाजी रहती है तो मैं इस बात को नहीं मानूंगी, क्योंकि वो इत्मीनान से लिखती है, डूब कर लिखती है। और हाँ, एक बात जो अर्पण जी ने कहा कि कभी कभी पाठक को परेशान भी करती है, उलझाती भी है, लेकिन पाठक को भी ये जो कहते हैं ना, एक हमें भी अच्छी कृतियों को पढ़ने की सलाहियत अपने अंदर लानी है, थोड़ा पाठक को भी नजदीक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इवन चाहे कलिकथा पढ़ा मैंने, बीच की ब्रेक के बाद पढ़ा, ब्रेक के बाद में जो उन्होंने वो दिया है पूरा ये कारपोरेट स्तर का क्या पूरा परिदृश्य है, और उस परिदृश्य को कैसे उन्होंने एक एक चीज की एक एक बारीकियों को, तो मैंने कारपोरेट स्तर को बहुत पास से देखा है, अपने पति के माध्यम से देखा है। और उसके बाद अभी जो ये तेजपाल मैनसन की बात हो रही है, अर्पण जी आपने बहुत अच्छा आपने उसका ये शीर्षक दिया है कि तेजपाल मैनसन में प्रवेश। आप प्रवेश करिए, आप सिर्फ एक मैनसन में नहीं प्रवेश करते, आपके सामने पूरा भारत खुला हुआ है, पूरी दुनिया की सारी विरूपताएं और विसंगतियां, लेकिन उसको अलका ने इतने करीने से पिरोया है एक के बाद एक। ऐसा लगता है जैसे लेखिका किसी राग का विस्तार कर, शास्त्रीय संगीत में शास्त्रीय गायक जब गाने बैठता है तो ये नहीं देखता कि हाँ वो किसको क्या पसंद है, कोई समझौता नहीं करता। वो उसको लोग पाठक क्या सुनने वाले जो श्रोता हैं उनके अंदर कितनी सलाहियत है उस कृति को या उस लेखक को या उसकी संगीत को समझने की। तो अलका उस तरह के पाठक, मैं मानती हूँ इस बात को, अलका से कहती हूँ कि आप इस भ्रम में न रहिएगा कि आपके बहुत ज्यादा जो टाइम पास पाठक है अभी भी, या जो कि फॉर्मूलों वाला पाठक है। ये भी बता दूं क्योंकि हमने आज के पाठक को
मजबूर किया है, लाचार किया है फॉर्मूला बद्ध साहित्य पढ़ने के लिए। और अलका ने उस समय अपना लिखना शुरू किया जबकि हमारे स्त्री विमर्श की भी धूम मची हुई थी, और स्त्री विमर्श में कोई खराबी नहीं, खराबी थी उस शब्द को लेकर के एक भ्रम में जीने की, और उसको लेकर एक ऐसा साहित्य रचने की धूम मच जाने की। पूरा साहित्य का बाजार आपको स्त्री विमर्श के और स्त्री लेखन के, स्त्री सशक्तिकरण से, स्त्री उससे बिल्कुल भर गया, भट गया। तो तब कहानियों पर विमर्श नहीं होने लगे, बल्कि विमर्श पर कहानियां लिखी जाने लगी। एक ऐसी आपाधापी का माहौल इकट्ठा हो गया। ऐसी आपाधापी के माहौल में आप सबको छोड़ करके और लिखने बैठ जाइए कि मुझे तो ये लिखना है, मुझे तो इस राग का विस्तार करना है। पाठक थोड़ा उलझता है तो उलझे, एक आंख मिचौनी चल रही होती है। जैसे जब गायक गाने बैठता है, आप जुगलबंदी एंजॉय करिए कभी किसी शास्त्रीय संगीत की, तो गायक और तबला वादक इन दोनों में, ये दोनों एक दूसरे को छकाते हैं और वहां उनको वो दाद मिलती है। तो अलका का जो ये लेखन है लगभग सभी उसमें वो पहले जो कहा अर्पण जी ने, इकहरे स्तर पे चलता नहीं है, दोहरे तिहरे स्तर पे वो चलता जाता है। और पाठक से ये अपेक्षा की जाती है कि देखो, ये एक बार मेरी कहानी के लिए किसी ने कहा था, आपको बताऊं कि ये सूर्यबाला जी का अखरोट है, इसको तोड़ो तो मीठी गिरी मिलेगी। बहुत पहले एक उन्होंने अपने पोते को मेरी कहानी का पाठ करवाया था। तो मैं यही कहती हूँ कि अलका के लिए पढ़ने के लिए एक थोड़े से संवेदित पाठक और मर्मज्ञ वो चाहिए, और बाकी जो कुछ जिस तरह से चली है। दूसरी चीज, अलका ने कभी भी लेखिका की तरह नहीं लिखा, मतलब स्त्री रचनाकार की तरह नहीं लिखा, स्त्री की तरह नहीं लिखा। एक ये भी हमारे यहाँ मुबालका फैला दिया गया है, जो मैंने कहा साहित्य के, कि भाई आप स्त्री रचनाकार हैं तो पहले तो एक समर्थ चरित्र दीजिए। एक मेरे ऊपर भी आरोप लगते हैं कि आपने कोई समर्थ स्त्री चरित्र नहीं दिया, आपकी स्त्रियां बोलती नहीं है, आप नहीं बोलती, मतलब ये क्या हो रहा है साहित्य में भाई। और मैं मानती हूँ कि इस तरह की जो ट्रेंड चला, फैशन चला, बाजार खुला, उसने स्त्री लेखन का बहुत नुकसान किया है, स्त्री लेखन की संभावनाओं को सीमित किया है और एक चौहद्दी बनाई है। और नई बहुत सी लेखिकाएं इस भ्रम में आ गई कि जब तक हम ये नहीं लिखेंगे तब तक ये साहित्य का बाजार हमें स्वीकारेगा नहीं, हम चर्चित नहीं होंगे, हम जहां पहुंचना चाहते हैं। तो अलका का लेखन ये है कि मैं लिख रही हूँ, तुम वहां पहुंचो, जिसको पहुंचना हो यहाँ पहुंचो, लोकल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे। मुझे हैरत है कि कैसे मैं जहाँ सोचती हूँ कि सिर्फ वो नहीं बल्कि एक स्थानिकता के माध्यम से वैश्विकता तक पहुंचने का चमत्कार अलका ने किया है। और मुझे लगता है कि तेजेंद्र की ये यांत्रिकता चाहे हमारे ऊपर हावी हो, लेकिन तेजेंद्र ने जो मुझे 10 से 12 मिनट का समय शायद अलॉट किया है, और मैं 11वें 12वें मिनट पर हूँ यहाँ पर। तो मैं बहुत सारे और भी बहुत कुछ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वही मैं कहूँगी कि पढ़ रही हूँ मैं, पढ़ रहे हैं हम। और कैसे इस अलका की स्त्री को हम बताएं, चुप है, मौन रह करके भी वो स्त्री बहुत कह रही है, बहुत वाचाल है। जो मैं कहती हूँ कभी कभी, एक कहानी है मेरी, वाचाल सन्नाटे। तो सन्नाटे कभी कभी कितने वाचाल होते हैं, न बोलने वाली स्त्री कभी कभी कितनी गहरी, कितनी उस स्त्री को आपके सामने रखती है। और मनुष्य, अलका का जो चरित्र है वो कोई बड़ा कारनामा नहीं करती, वो चाहे कारपोरेट के वाले सेक्टर से जुड़े हों, चाहे वो वहाँ पे जय गोविंद हो, जयदीप तो मतलब अपनी आत्मकथा ही लिख रहा है, चाहे किशोर बाबू तो पहली बार सबको पता है, कहानियां हो, बहुत बड़ी बड़ी चीज है। अलका
बहुत मामूली ढंग से कह जाते। हमें उस मामूलीपन पे हैरत होती है और उनके चरित्र कभी कोई बड़ा कारनामा नहीं करते। वो सिर्फ लगातार इस सारी विरूपताओं के बीच जीने की सही जहां तक हो सकता है, मैंने ये भी कहा जहां तक हो सकता है। अर्पण जी ने पढ़ा कि वो कोशिश करता है जयदीप, जय गोविंद, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के वो लगता है कि इतने समझौते से काम नहीं चलने वाला है। ये तो पूरा हमारे सामने खुला है, डुबो के रहेगा। तो मुझे लगता है मैं 12वें मिनट से आगे बढ़ गई होंगी। बहुत 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 धन्यवाद सबका। फिर से अलका को बधाई और हंस पत्रिका से लेकर यूके समिति तक सबको बहुत बहुत मेरा जकिया जुबेरी जी को, वीरेंद्र शर्मा जी आप बीच में थोड़ी देर के लिए हमारे पास से दूर हो गए थे। तेजेंद्र तो है ही है, डांटूंगी बाद में, अभी मैं उनको थोड़ा सा औपचारिक धन्यवाद दे देती हूँ और बहुत बहुत प्यार आप सब। मुझे तो लग रहा था कि मैं आपको सुनती ही जाऊं। आप फिर म्यूट पे हैं तेजेंद्र जी, आप फिर म्यूट पे हैं। धन्यवाद सबसे पहले रचना को मेरी आवाज को जगह देने के लिए। तो दरअसल आज का कार्यक्रम सारे रुकावटों के बावजूद ठीक ठाक हो गया। मैं एक अंतिम ट्राई करना चाहता हूं कि अगर जकिया जी अपना माइक अनम्यूट करके सबको एक बार थैंक्स कहें, शायद आवाज पहुंच जाए। जकिया जी ट्राई करिए। वो अनम्यूट ही नहीं हो रहा। नहीं, कोई चांस नहीं लग रहा। म्यूट ही नहीं, फंस जाता है। हाँ बोलिए। नहीं, फिर फंस गया, अनम्यूट नहीं हुआ। चलिए अगले प्रोग्राम में यूज करेंगे, कोई बात नहीं। तो एनी हाउ मित्रों, आज का जो पहला हमारा अनुभव है उससे हम सीख भी रहे हैं। मैं और अतुल इसके बारे में तकनीकी बातें करेंगे कि तकनीक को और कैसे बेहतर करें। और आज सबसे पहले धन्यवाद अलका को कि अलका ने हमारा ये सम्मान स्वीकार किया, यहाँ मंच पर आई, अपने दिल की बातें कही। अर्पण ने उनके बारे में, उनके उपन्यास के बारे में कहा। और वीरेंद्र भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते ही हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जकिया जी, आपका माइक म्यूट हो या अनम्यूट हो, फिर भी हम कह रहे हैं आज आपकी आवाज सब सुन नहीं पाए तो अगली बार हम आपके घर आके पहले आपके लैपटॉप को ठीक करेंगे ताकि सब ठीक हो जाए और अगले प्रोग्राम में सब सुन सके। और सूर्यबाला जी, आपको बहुत 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 शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हामी भरी। और सबसे ज्यादा रचना हम दोनों, यानी कि हम दोनों से मतलब हंस और कथा यूके से है, हम केवल इन 5 कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रखेंगे अपने आप को। इसके बाद भविष्य में कुछ अच्छी बड़ी नई योजनाएं बनेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 15 तारीख अगले रविवार को विवेक मिश्र के उपन्यास डोमिनिक की वापसी पर हमारा कार्यक्रम होगा। उसके लिए लिंक, उसके लिए पोस्टर हम सब साझा करेंगे। और आज के लिए आप सबको और हमारे सभी सुनने वालों को जो फेसबुक लाइव पर सुन रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अतुल को भी धन्यवाद कि जिन्होंने आज का पूरा तकनीकी काम संभाला। और हम 15 तारीख को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबसे आज्ञा। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है तो मैं